बहन, ये औद्योगिकरण का युग चैप्टर का अंतिम टॉपिक के बारे में आपको मैं बतला रहा हूँ। जो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसी के संदर्भ में मैं केवल बतलाऊँगा, और आप भैया इस टॉपिक को घर पे भी पढ़ेंगे। ये खास टॉपिक है। टॉपिक की शुरुआत हो रही है औद्योगिक विकास का अनूठापन। कहा जाता है कि भारत में जो भी यूरोपीय कंपनियां थी, चाहे वह ब्रिटिश हो, फ्रेंच हो, डच हो, पुर्तगाली हो, जो भी हो, ये यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियां जो है वह भारत में ज़मीन लेकर के किसी खास उत्पादन पर ही उनका ध्यान रहता था। जैसे चाय और कॉफ़ी का बागान लगाकर या खनन, नील और जूट व्यवसाय में ही वो पैसा इन्वेस्ट करते थे, उत्पादन करते थे। इनमें से ज़्यादातर ऐसे उत्पादन थे जिनकी भारत में बिक्री के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से निर्यात के लिए आवश्यकता थी। भारत के किसानों से वे ज़बरदस्ती इन फसलों की खेती कराते थे, और भारत के लोगों को मुख्यतः खाद्यान्न की फसलों की आवश्यकता थी, लेकिन भारतीय किसानों पर दबाव देकर वे इस प्रकार की खेती करते थे और अपने देश और दूसरे देशों में व्यापार करते थे। 19वीं सदी के आखिरी समय में जो भारत के व्यवसायी जब उद्योग लगाना शुरू किए, तो कुछ कारणों से वे उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, इसलिए कि भारत के बाज़ार में मैनचेस्टर की बनी हुई वस्तुओं की भरमार थी और वे सस्ते होते थे। कारण ये था कि उन पर टैक्स भी नहीं लगता था, ये कारण था। थर्ड पैराग्राफ में है कि 20वीं सदी के पहले दशक तक यानी कि 1920-21 में भारत में जब असहयोग आंदोलन शुरू होने लगा, तो उस असहयोग आंदोलन के दौरान स्वदेशी पर भी जोर दिया गया। तो स्वदेशी आंदोलन को गति मिलने से राष्ट्रवादियों ने लोगों को विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। इसलिए भारत के लोगों को कुछ जो है बुनकरों को लाभ मिलना शुरू हुआ। औद्योगिक समूह अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए भी संगठित होने लगे। इसमें एक चित्र दिया हुआ है 22 दिया हुआ कि मद्रास में चेंबर ऑफ कॉमर्स का एक दफ्तर था, जिसमें व्यवसायी मिल करके एक चेंबर ऑफ कॉमर्स बनाने लगे थे। उसमें अपने व्यवसाय से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते थे। फिर हम लोग थर्ड पैराग्राफ पाएंगे, चीनी बाज़ारों में चीन और जापान की मिलों के उत्पाद भी अधिक छा गए थे। इसके परिणाम स्वरूप भारत के उद्योगपति धागों की बजाय कपड़ा बनाने लगे। पहले वो धागों को भेजते थे, अब अपने यहाँ ही बनाने लगे। पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जब ब्रिटेन युद्ध में इन्वॉल्व हो गया, तो अपनी सेना की ज़रूरतों का सामान बनाने में इन्वॉल्व हो गया। तो भारत को एक लाभ मिला। भारत को लाभ ये मिला कि भारत के बुनकर जो है उनको अपना ही एक स्वयं का देसी बाज़ार मिल गया, उत्पादन भी बढ़ने लगा, और पुनः जो है ब्रिटिश का फिर से वह स्थिति हासिल नहीं हुआ जो पहले था। युद्ध के बाद भारतीय बाज़ार में मैनचेस्टर को पहले वाली हैसियत प्राप्त नहीं हुई। आधुनिकीकरण न कर पाने और अमेरिका, जर्मनी और जापान के मुकाबले अब ब्रिटिश सरकार कमज़ोर पड़ने लगी। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भी फर्स्ट वर्ल्ड वार के चलते चरमरा गई थी। कपास का उत्पादन भी उनका घट गया। ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़ों के निर्यात में ज़बरदस्त गिरावट आई। तो इस तरह से भारत पर उनका पकड़ ढीला पड़ गया। एक टॉपिक है कि लघु उद्योगों की बहुतायत। तो उत्पादन जब बढ़ने लगा तो भारत में छोटे छोटे प्रौद्योगिकी या संयंत्र जो है काम करने लगे, उत्पादन बढ़ने लगा, और फ्लाई शटल जैसे नए यात्रिक यंत्र भी से काम होने लगा, यानी कि छोटे छोटे घरेलू इकाइयों में भी काम होने लगा। तो इस तरह से भारत में
उत्पादन फिर से बढ़ने लगा। जैसे कुछ उदाहरण दिया हुआ है कि नेक्स्ट पेज पर, जहाँ पर एक चित्र संख्या 24 जो दिया हुआ है, तो एक मैप भी दिया हुआ है कि भारत में बड़े पैमाने के उद्योगों वाले इलाके को दर्शाया गया है। ये 1931 का एक चित्र दर्शाया गया है कि पंजाब, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, मद्रास, बंगाल, ये सब जो है ये महत्वपूर्ण औद्योगिक इलाके थे भारत में। तो मैं बतला रहा था कि जैसे कुछ मिलों में खास प्रकार के ही उत्पादन होते थे, जैसे बॉर्डर वाली साड़ियाँ मद्रास में बनती थी, या बनारसी साड़ी, या मद्रास की प्रसिद्ध लुंगी। इस तरह से कुछ खास जगहों पर खास तरह के सामान का निर्माण होता था। ऐसा भी नहीं है कि 20वीं सदी में भी उत्पादन बढ़ते जा रहे हैं और बुनकरों अन्य दस्तकारों को हमेशा फ़ायदा ही हो रहा था। तो उनकी मजदूरों की या बुनकरों की ज़िंदगी बहुत कठोर थी, इसलिए कि उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था, बड़ी कठिन परिश्रम करना पड़ता था। सारे परिवार के लोग बुनकरों के लगे हुए रहते थे, बच्चे हो, बूढ़े हो, औरत हो, सब लोग काम करते थे, तब जा कर के उन्हें फ़ायदा होता था। और ये फैक्ट्रियों के युग में अतीत के अवशेष भर नहीं थे, उनका जीवन और श्रम औद्योगिकरण की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग था। इसके बाद एक छठा पॉइंट है कि वस्तुओं के लिए बाजार। इसमें आपको मैं संक्षिप्त में बतला रहा हूँ कि अब समय वो आ गया था कि उपभोक्ताओं को, यानी कि खरीदारों को बाजार में कैसे आकर्षित किया जाएगा, कैसे लुभाया जाएगा, इसके तरीके अब खोजे जाने लगे। चाहे वो अखबार हो, होर्डिंग्स हो, दीवार हो, टेलीविज़न हो, यानी कि विज्ञापन का, एडवर्टाइजमेंट का सहारा लिया जाने लगा। और उस समय के जो विज्ञापन होते थे वो खास करके देवी देवताओं के चित्रों से भरे हुए पड़े रहते थे। कहा जाता है ना कि जैसे एक चित्र संख्या 25 दिया हुआ है, आप देखेंगे कि एक स्वस्थ बालक का चित्र दिया हुआ है। ये स्वस्थ बालक प्रचार कर रहा है ग्राइप वाटर का। ये छोटे बच्चों के लिए एक टॉनिक है, विटामिन है, कि जो बच्चा वो टॉनिक पिएगा तो ऐसे ही कृष्ण भगवान की तरह ज़्यादा स्वस्थ होगा। तो उसी तरह से कपड़ों के लेवल पर भी देवी देवताओं के चित्र, या जो बड़े बड़े राजा महाराजा जो ज़्यादा चर्चित थे, प्रसिद्ध थे, उनका लेबल लगाया जाता था, चित्र लगाया जाता था। एक लास्ट पेज पर दिया हुआ है, आप देखेंगे सन लाइट लिखा हुआ है, उसमें एक देवी का चित्र दिया हुआ है, एक साबुन है। हम लोग के तो समय में था, हम लोग शुरू शुरू में देखे थे जब हाथ धोने वाला साबुन जो, या कपड़ा धोने के लिए जो साबुन आता था, वो बहुत शुरुआती दौर में आया था। यह साबुन अब मार्केट में शायद अब है भी नहीं। तो सन लाइट नाम कैसा रखा हुआ है, यानी कि जो इससे कपड़ा धोएगा वह सूर्य की रोशनी की तरह चमकेगा। ये सनलाइट का प्रचार था। ये 1934 में आया था, लेकिन ये बहुत बाद तक था। आज तो बहुत तरह के साबुन बाज़ार में आ गए हैं, डिटर्जेंट भी आ गए हैं, तो ये अब कहीं नहीं दिखाई देता था। लेकिन हम लोग तो अपने समय में भैया देखे हुए हैं, ये इस तरह का था। तो कहने का मतलब है कि प्रचार के लिए आज तो एक से एक पॉपुलर सेलिब्रिटी, लोकप्रिय, जितनी लोकप्रियता अधिक है, चाहे विराट कोहली जैसे खिलाड़ी हो, सचिन तेंदुलकर हो, या अमिताभ बच्चन हो, जो भी ऐसे पर्सनालिटी है, इनका अच्छे अच्छे उत्पादों में उपयोग किया जाता है, इसलिए कि लोगों में विश्वास बन सके। ऐसे लोगों को लोग फॉलो करते हैं ना, तो ऐसे लोग जो किसी भी उत्पाद का प्रचार करते हैं तो लगता है कि ये बहुत अच्छा ही होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि टाटा का, बाटा का जूता बड़ा मजबूत होगा, लोगों का एक विश्वास बना हुआ है। उसी तरह से ऐसे लोगों का उपयोग किया जाता था जिससे लोगों का विश्वास बढ़े। तो इस तरह से प्रचार की शैली अपनाई गई। अब उद्योग जो है वह नए तरीके से हो रहा था। तो कहा जा सकता है कि निष्कर्षतः
मशीन लगे, नए नए टेक्नोलॉजी आए, फैक्ट्रियाँ लगी, श्रम शक्ति अस्तित्व में आई, लेकिन हाथ से बनी हुई चीज़ों की कमी नहीं हुई। आज भी चलता है, पहले भी चलता था, और आज भी लोग मानते हैं कि हाथ से बनी हुई चीज़ें कई तरह की गुणवत्ता वाली होती है, शुद्ध होता है। तो ये एक मानसिकता बनी हुई है। तो आप सभी भैया बहन से आग्रह है कि आप सभी ये पढ़ेंगे, बड़ी मैंने रोचक है। आप लास्ट में पढ़िएगा तो बड़ा ही रोचक लगेगा कि कैसे औद्योगिकरण के युग में ये प्रचार का भी सिलसिला शुरू हुआ। तो आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।